हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सर, आज का सेशन जो होने वाला है वो यूजीसी नेट दिसंबर के एग्जाम के लिए होने वाला है। आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम डिटेल में ये समझेंगे कि यूजीसी नेट होता क्या है ना, उसके एग्जाम क्वालिफाई करने की अप्रोच क्या है, और सर रोड मैप क्या होगा दिसंबर का। ठीक है, आज का जो क्लास है वो बेसिक क्लास है जिसमें हम सारी डेप्थ इंफॉर्मेशन लेंगे कि कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना है, कैसे आप अप्रोच बनाएंगे, कैसे आप कंसिस्टेंट रहेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। ये सारी बातें आज हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो शुरुआत करें। जी सर। सर, सबसे पहले ये बताइए कि यूजीसी नेट का एग्जाम क्यों दिया जाता है और यूजीसी नेट होता क्या है बेसिकली, है ना। जी, तो अगर मैं बात करूं यूजीसी नेट की, तो यूजीसी नेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी का एग्जाम दे सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से मास्टर्स आपने किया है, चाहे वो एमए हो, एमकॉम हो, एमएससी हो या फिर कोई भी मास्टर्स हो, तो यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट ये दो ऐसे एग्जाम हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या फिर पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपके लिए जाते हैं। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका यूजीसी नेट ही है। नेट का फुल फॉर्म जैसे होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो जाहिर है कि ये जो टेस्ट होगा वो नेशनल लेवल की होगी। तो नेशनल लेवल की एक बॉडी है जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है जी। जी, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपके यूजीसी नेट से रिलेटेड चीजें। सर, अब आप आगे बताएंगे कि सर यूजीसी नेट जो है वो कब कब होता है, क्या उसके क्राइटेरिया होते हैं, कितने का क्वेश्चन आता है। जी, आ जाइए हम उसकी चर्चा अपने क्लास में करते हैं। शुरुआत करें। जी सर, आइए। देखिए, अगर मैं बात करूं यूजीसी नेट का, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ये देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप क्या करना चाहते हैं, सर प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉलेज रखना पड़ेगा किसका, यूजीसी नेट का। और अगर आपको यूजीसी नेट का नॉलेज नहीं है तो फिर भाई साहब आपको दिक्कतें आ सकती है। तो नेशनल लेवल टेस्टिंग एजेंसी है। जी सर, क्या है, नेशनल लेवल टेस्टिंग एजेंसी है जिसमें आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। अब क्या सर नेट और जेआरएफ के लिए अलग अलग एग्जाम देना पड़ता है? नहीं, नेट और जेआरएफ बस आपके स्कोर पे डिपेंड करता है। टोटल स्कोर में, मतलब अगर मैं बात करूं तो इसका सिलेक्शन का प्रोसेस होता है कि अगर 100 बच्चे ने एग्जाम दिया तो उसमें से 6 का नेट होगा और 1 का जेआरएफ होता है। ठीक है, तो जेआरएफ कुछ भी नहीं है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं इसको, जिसमें सेम एग्जाम देना पड़ता है। आप हाई स्कोरर रहेंगे तो जेआरएफ होगा, कम स्कोरर रहेंगे तो नेट होगा, और बहुत ज्यादा कम रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि सर जेआरएफ का फुल फॉर्म जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या होता है। इसमें आपको अमाउंट मिलता है, क्या रिसर्च करने के लिए फेलोशिप दी जाती है। ऑलमोस्ट फर्स्ट 2 ईयर आपको लगभग 45,000 रुपए दिए जाते हैं टोटल एचआरए वगैरह मिला के। और सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें, मतलब सेकेंड ईयर के बाद की बात करें, तो 52,000 हो जाते हैं जब आप एसआरएफ में कन्वर्ट होते हैं, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये बात क्लियर हो गई कि भैया नेट क्या है। नेट एक एग्जाम जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी कर सकते हैं, नेट जेआरएफ के थ्रू। क्लियर है। अब अगर और क्या बात हो सकती है कि बेनिफिट्स और क्या क्या हो सकता है, तो एक तो मैंने बताया असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं आप, पीएचडी के लिए क्वालिफिकेशन हो सकती है। और क्या हो सकता है कि सर आप किसी टॉप मोस्ट कंपनी में रिसर्चर्स हो सकते हैं, अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट भी बन सकते हैं आप। तो ये एक बात है, जब आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। सर, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या लोग, कौन कौन से लोग जो हैं वो एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो मास्टर्स डिग्री कर चुका है या कर रहा है, कर चुका है या कर रहा है, दोनों फॉर्म भर सकते हैं। जो मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर चुका है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन अपना 55% मार्क्स से जनरल कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 50%। तो 55 और 50% के बीच में जो आपने मास्टर्स कर रखा है, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। इसके साथ साथ जो भी बच्चे मास्टर्स में अभी रेगुलर बेसिस पर क्लास कर रहे हैं, यानी कि मास्टर्स डिग्री अभी कर ही रहे हैं, उन्होंने एमकॉम या मास्टर्स क्वालिफाई नहीं किया है,
वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बशर्ते एक कंडीशन रखी जाती है कि जब तक ये रिजल्ट आता है, आपका रिजल्ट आ जाता है, तब तक 2 साल से ज्यादा पीरियड उस नेट के रिजल्ट का नहीं होना चाहिए। अगर आपका 2 साल से ज्यादा पीरियड हो जाता है, मान लो आपने एमकॉम अभी आज का रखा है, आज ही कंप्लीट हुआ और आपका रिजल्ट कल ही मतलब 2 साल कंप्लीट हो गया है, तो उस नेट की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, ये सिर्फ क्राइटेरिया उनके साथ है जिनका मास्टर्स नहीं हो रखा है, मतलब मास्टर्स में है और एग्जाम दे रहे हैं। जिसका मास्टर्स कंप्लीट हो रखा है उसका एक बार यूजीसी नेट क्वालिफाई होने के बाद वो उसकी वैलिडिटी जिंदगी भर की रहती है, कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, जेआरएफ के लिए कंडीशन है। जेआरएफ के लिए क्या कंडीशन है? जेआरएफ के लिए कंडीशन है 3 इयर्स। आपको 3 इयर्स के अंदर क्या लेना पड़ेगा? कहीं ना कहीं आपको पीएचडी में एनरोलमेंट कराना पड़ेगा, तभी आपको वो फेलोशिप मिलेगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो क्या कह रहा है, कैंडिडेट्स अपीयरिंग द फाइनल सेमेस्टर मास्टर डिग्री कैन आल्सो अप्लाई। अब बात करते हैं पैटर्न ऑफ एग्जाम की। ठीक है, तो अभी देखो, अभी तक 2019 के बाद से ये क्या हो गया है, यानी कि 2019 से ही सीबीटी मोड में एग्जाम होता है। कौन से मोड में होता है? सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लेकिन लास्ट मंथ में यानी कि 18 जून को आपका जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था भाई साहब आपका ऑफलाइन मोड में। लेकिन फिर से जो है अब सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, तो मिला जुला के आपका एग्जाम मोड क्या होगा? सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब इसमें बात रहती है कि सर कितने पेपर्स होते हैं। अगर मैं पेपर की बात करूं तो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में जो है आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पेपर 2 में जो है आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर 2 सब्जेक्टिव होता है और पेपर 1 जो है वो कॉमन होता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आप यूजीसी नेट की बात करें तो टोटल 83 सब्जेक्ट्स के लिए ये जो है वो क्या होता है? कॉमन होता है। तो ये जो पेपर 1 है इसकी तो चर्चा हमें करनी है। ठीक है, इसके साथ साथ पेपर 2 और पेपर 2 कॉमर्स जो है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। मैं पेपर 2 के लिए, बाकी अलग अलग लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब 150 क्वेश्चंस के लिए सर मार्क्स कितने होंगे? 2 मार्क्स होते हैं इच, यानी कि 300 मार्क्स का एग्जाम आपका होता है। जेआरएफ करने के लिए मैक्सिमम मार्क्स सर कितने लाने होंगे? मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 200 प्लस अगर आप मार्क्स लेके चलते हैं तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। तो ये रहा एग्जाम का। आप ये तो हो गया आपका कि कितने पेपर पूछे जाते हैं। सर अब आपको बता दें क्या सर क्वेश्चंस के जो टाइप्स होते हैं क्या वो इंग्लिश में हमेशा होते हैं? नहीं, क्वेश्चन के टाइप्स हिंदी और इंग्लिश दोनों होते हैं, लैंग्वेज। और अगर टाइप की बात करें तो वो जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट, क्या बात करें सर? अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये आपका सिलेबस जो है वो 2 भाग में बांटा पता है, जैसे मैंने आपको बताया पेपर 1 और पेपर 2 की बात। ठीक है, पेपर 1 में 10 यूनिट होते हैं बेसिकली। ठीक है, और 10 यूनिट में हर यूनिट का जो एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 5 क्वेश्चन। जैसे अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आरसी है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, मैथ्स यानी कि लॉजिकल रीजनिंग है, डीआई है, आईसीटी है जिसमें आपको कंप्यूटर्स के सवाल पूछे जाते हैं, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन। ये 10 यूनिट है और इस 10 यूनिट में हर यूनिट का एवरेज वेटेज जो है वो 5 क्वेश्चंस का है। कितना है? 5 क्वेश्चंस का है। तो ये बेसिक, इसकी चर्चा हम अभी डिटेल में करेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि क्या क्या सवाल, क्या क्या चीजें किस किस तरीके से आती हैं। ठीक है, तो ये रहा यूजीसी नेट का बेसिक इंफॉर्मेशन जिसमें हम सारी चीजों को मैंने कवर करा। अब सर अप्रोच क्या होना चाहिए? नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि सर अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या चीजें जो है हम करें तो हमारा काम बन जाए, है ना? क्या कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी लगाएं जिससे हमारा एग्जाम निकल जाए? तो अगर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो इसके लिए ना 2 अप्रोच चाहिए, 2 चीजों पे ध्यान देना होगा। एक, स्मार्टर स्टडी। एक आपको क्या करना पड़ेगा? स्मार्टर स्टडी करना पड़ेगा।
और दूसरा एक रूल पे फोकस करना पड़ेगा, रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सर स्मार्टेस्ट स्टडी में क्या करें हम? देखिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले तो उसका सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है, सिलेबस इसकी ध्यान रखनी है आपको। दूसरा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा जो है वो स्मार्टर क्या करना है, आपको रिवीजन करते रहना है। अब आपका सवाल ये होगा, आपका सवाल ये होगा कि सर क्या सारा सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके टोटल 20 यूनिट है, पेपर 1 के 10 और पेपर 2 के 10 है, तो आपको सारा सिलेबस में से कुछ कुछ ऐसे चीज छोड़ने भी होंगे जिससे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। आपको कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना होगा जिसमें से हर बार सवाल पूछा गया है, उस टॉपिक को पढ़ाना होगा। जिसमें से कुछ सवाल नहीं पूछे गए उसको इग्नोर करना होगा। और ये बात आपको कौन बताएगा? मैं हूं ना, इसका गाइडेंस मैं आपको दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 100% सिलेबस नहीं भी कवर करते हैं, ठीक है, 90% सिलेबस भी करते हैं, इवन 70% सिलेबस भी करते हैं, तो आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। बस अप्रोच रखना है, रूल आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या बात हुई सर? ये हुआ सिलेबस की बात, ठीक है, कि 90% या 70% सिलेबस अगर आपने कंप्लीट कर लिया विद अ स्मार्टर स्टडी, मतलब आप अप्रोच को समझ पाए। मतलब सर अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमने 5 ईयर्स के क्वेश्चंस को देखा, 5 ईयर्स क्वेश्चंस को मिलाया और देखा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हमें लगातार हर साल पूछा गया है, और उसी टॉपिक्स को हम ज्यादा कवर करें। मैं ये नहीं कह रहा सिलेबस खत्म ना करें, बिल्कुल करें। मेरे हिसाब से 100% सिलेबस खत्म होना चाहिए और मैं आपकी 100% सिलेबस खत्म करवाऊंगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता है, कोई चीजें हमें नहीं समझ में आती है, तो उतना लोड नहीं देना है। जैसे कोई टॉपिक है और वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस पर ना रहें। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के चक्कर में आप मत पढ़ें, ठीक है, एक चीज। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखें। ये आपकी इनर स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है। ये क्या करता है? इनर स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है, आपको बताता है कि भाई आप कितने लेवल पे हो। और ये कब होगा? जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसके बेस पर? सिलेबस के बेस पर, कंप्लीट करने के बेस पर। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है रिवीजन, थर्ड। और रिवीजन कैसे करनी है, क्या होता है रिवीजन का तरीका? देखो मेरे हिसाब से जो मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो करा था, उसका रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका जब ये होता है कि जब आप कोई लेक्चर्स को देखो, ठीक है, तो लेक्चर्स को देखने के बाद उसी दिन में किसी टाइम एक बार उसको पढ़ लो। जैसे जिस लेक्चर को आपको देखने में 1.5 घंटे 2 घंटे लग गए, मान लो 1 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटे का लेक्चर को अगर आप देख लेते हो और उसी टाइम नोट्स बनाते चल जाते हो, तो फायदा क्या होगा? एट द एंड ऑफ टाइम आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे उसको रिवाइज करने में। तो आप उस दिन को में पहले एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करो, 2-3 दिन में फिर से एक बार उसको रिवाइज करो, और फिर जाके जब संडे बचे तो संडे को एक दिन टाइम दो जिसमें आप सारा रिवीजन करो। तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 7-3-1, यानी कि फर्स्ट डे आपने पढ़ा, रिवीजन किए, फिर थर्ड डे रिवीजन करो, और फिर है 7 डे में रिवीजन करो, 7वां दिन में रिवीजन करो। और ऐसे ही आप इसको रेगुलर फॉलो करो, इसको रेगुलर फॉलो करो, तो बात काम अपनी बन जाएगी, ठीक है। ये हो गई रिवीजन की बात। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता है 7-3-1 में, आदत बनानी पड़ती है। बिना आदत के कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने हैं तो उसके लिए 3 रूल बनाने होंगे। 3 रूल क्या होगा, आइए उसकी चर्चा करते हैं। रूल क्या होंगे? रूल उसके, तो फर्स्ट रूल, भरोसा किस पे? खुद पे, जिसको आप सेल्फ बिलीफ बोलते हो। होता क्या है, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो भाई साहब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं, खुद पे डाउट करेंगे, मेरा निकलेगा कि नहीं,
होगा या नहीं, कर पाएंगे या नहीं, कैसे होगा, पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या कर सकते हैं, है ना। अभी तो वो काम आ गया था, अभी आगे क्या है, पार्टी आने वाली है, अभी ये वाला चीज आने वाला है। ये डाउट आपको एग्जाम से एक कदम दूर लेके चला जाता है। तो सबसे पहले तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा, सेल्फ बिलीफ, कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूं या कर सकती हूं। सबसे पहला क्या होगा, भरोसा, दैट इज सेल्फ बिलीफ, कि भैया हमें खुद पे इतना यकीन है कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेकेंड रूल, कांस्टेंट स्टडी। कांस्टेंट स्टडी, जिसको आप कंसिस्टेंट स्टडी भी कहते हैं, मतलब आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। 6 मंथ्स, ये एग्जाम में हर 6 मंथ में होता है, लेकिन अगर आपने फर्स्ट 6 मंथ मन लगा के कांस्टेंट कंसिस्टेंट बेसिस पर स्टडी कर लिया तो आपका एक एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने वही टाल मटोल यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन, है ना, वो रखा अपने अंदर, आपने किसी काम को आज ना करके कल किया, कल करके परसों किया, तो फिर हर 6 महीने में एग्जाम होता है। मेरा सजेशन ये होगा कि आप इस कांस्टेंट स्टडी को लगातार बना के रखें, 6 मंथ्स तक आप सब कुछ भूल जाएं, सब कुछ। तो जो पहली एनर्जी होगी ना, किसी काम को करने की जो पहली एनर्जी है वो दूसरी नहीं होगी। जैसे आपका पहला प्यार, मजा नहीं है सेकंड वाले में, पहला पहला होता है ना। ठीक आपका उसका एग्जाम, पहली एनर्जी जो होगी, जितना एफर्ट्स आप पहली वाले में लगा दोगे, जितना मेहनत आप पहली वाले में लगा दोगे, उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बशर्ते फॉलो क्या करना है, कांस्टेंट स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी। थर्ड रूल, डेडिकेशन टुवर्ड्स गोल। मतलब दीवार पे ना, जिस रूम में रहते हो उसमें ना एक इतना बड़ा सा पेपर लो और सिर्फ एक बार लिख दो JRF, बस, और कुछ नहीं लिखना है, JRF। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या एग्जाम निकालना चाहते हो तो, और उस JRF एग्जाम में हर सोने से पहले बोलो आई विल डू इट, मैं कर लूंगा, आई विल क्रैक द एग्जाम, मैं एग्जाम क्रैक करूंगा और JRF अचीव करूंगा, JRF अचीव करूंगा। 6 महीने अपने माइंड में इस तरीके से इस JRF को डाल दो कि अदर कोई काम आपको प्रायोरिटीज पे लगे ही ना। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रूल BCD, भरोसा खुद पे, कांस्टेंट स्टडी और डेडिकेशन टुवर्ड्स गोल। डेडिकेशन इस लेवल का होना चाहिए कि अगर आपको पड़ोस में पार्टी में जाना और आपका 1 घंटे का टेस्ट है तो टेस्ट पहले शादी बाद में, ये होता है डेडिकेशन। और यकीन मानिए ये एग्जाम 6 मंथ के लिए बहुत 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 ज्यादा काफी है। 6 मंथ से ज्यादा का एग्जाम ये नहीं है ना। मैक्सिमम कितने का है, 6 मंथ्स का, और 6 मंथ्स में आपका एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते आप ये BCD रूल पर भरोसा करें। ठीक है, भरोसा खुद पे, कांस्टेंट स्टडी और डेडिकेशन टुवर्ड्स योर गोल, ये तीन चीजें अपने पास रखें, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है रोड मैप। रोड मैप, सर क्या होगा रोड मैप, कैसे हम करेंगे तैयारी, है ना, कैसे हम तैयारी करेंगे। तो सर तैयारी करने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि पेपर 1 भी आप पढ़ाएंगे और पेपर 2 भी पढ़ाएंगे। तो पेपर 1 के डिस्कस करते हैं पहले, पेपर 1 में क्या क्या चीजें हैं, आओ शुरू करें। जी सर, देखो अभी तो आपका सबसे ज्यादा जो हेक्टिक, जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, वो यूनिट होता है मैथमेटिकल्स, यानी कि मैथ्स। तो कल से यानी कि नेक्स्ट आपका ये जो क्लास अभी होगा अल्टरनेट बेसिस पर होगा, TTS को क्लास होगा। ठीक है, जैसे ही ये आपका 18 जून वाला एग्जाम खत्म हो जाता है,
फिर उसके बाद हम लोग रेगुलर क्लास शुरू करेंगे। तो अभी मैथ्स हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। मैथ्स में सारा क्लास अभी हम लोग परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज ये खत्म करेंगे जल्दी, जितना जल्दी हो सके, और बहुत इजी तरीके से, इतना इजी तरीके से कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर मैथ जैसे खत्म होगा फिर हम थ्योरेटिकल यूनिट पाएंगे, जैसे टीचिंग एंड रिसर्च, और जब ये यूनिट खत्म होगा तो फिर इसके आगे हम अपनी जो क्लासेस है उसको कंटिन्यू करेंगे। पेपर 2 अगर मैं बात करूं, पेपर 2 कॉमर्स का, कॉमर्स की बात करूं अगर, तो हम पहले आपके फेवरेट यूनिट से शुरुआत करेंगे, अकाउंट्स। किससे शुरुआत करेंगे? अकाउंट्स। और फिर हम जाएंगे मार्केटिंग, ठीक है, फिर हम जाएंगे फाइनेंस, और फिर हम जाएंगे आईबीटी। इतना यूनिट खत्म होने के बाद फिर हम नए यूनिट की शुरुआत करेंगे। तो ये था रोड मैप कि भाई साहब आपको पढ़ना कैसे है। डिटेल रोड मैप जो है वो हम आपको अपने ऐप पर देंगे। आइए मैं आपको थोड़ी सी चीजें यहां बता देता हूं। ये देखिए, ये है हमारा ऐप, नेट वाला भैया ऐप। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, नेट वाला भैया ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको क्या मिल जाएगा सर, वहां पे डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां कोर्सेस मिल जाएंगे, वहां आप उसको जाके एनरोल कर सकते हैं, जो हमारा रेगुलर बेस्ड पर कोर्स है। वहां पे यूसीनेट जेट ये सारे लेकर कोर्स अवेलेबल आपको मिल जाएगा। यूट्यूब के लिए जो हमारा पीडीएफ नोट्स मिलेगा, उसके लिए टेलीग्राम चैनल है नेट वाला भैया। कौन सा टेलीग्राम चैनल है? नेट वाला भैया। आप इसको ज्वाइन करें, यहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाया करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई दिक्कत आ रही है आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कहानी अभी का, क्या हमको कैसे फॉलो करना है, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन यही है, क्लास में ऐसे ही है। अब क्या है, अब आते हैं थोड़ा सिलेबस पर। किस पे आते हैं? सिलेबस पर। देखो, अगर मैं बात करूं पेपर 1 का सिलेबस, तो पेपर 1 आपसे इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, यानी कि टीचर बनोगे, और करोगे क्या? रिसर्च करोगे। तो पेपर 1 को रखने का पर्पस ये है कि आप, वो एनटीए जो है वो आपसे ये जानना चाहता है कि क्या आप टीचिंग को समझते हैं, क्या आप रिसर्च अच्छे से कर पाएंगे, क्या आप इतने एबल हैं कि बच्चों को संभाल पाए, बच्चों को अच्छा गाइडेंस दे पाए, एक अच्छा रिसर्चर बन पाए। इसी वजह से पेपर 1 का सिलेबस रखा गया है, जिसमें टीचिंग के जो सिलेबस हैं वो डेप्थ में है। मैं आपको एक बार दिखाता हूं टीचिंग का सिलेबस, है ना। आ जाओ, ये देखो, मैं थोड़ा इस पे जाता हूं, क्या कह रहा है ध्यान से देखो। क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव टू एसेस द टीचिंग रिसर्च कैपेबिलिटीज। किसके लिए? टीचिंग और रिसर्च की कैपेबिलिटीज को एसेस करने के लिए, ठीक है। ये अब मैं टीचिंग की बात कर लूं, तो टीचिंग में आपको क्या पढ़ना है सर? टीचिंग होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है ना। अब लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात करी जाती है, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना, इसकी बात करी जाती है। फिर लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी जाती है कि लर्नर जो है वो कौन कौन सा एज में होता है, कौन सा चीज जो है एडल्ट लर्नर्स करते हैं, कौन सा एडोलसेंट लर्नर करता है ना। फैक्टर्स, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो टीचिंग रिलेटेड है, चाहे वो टीचर से रिलेटेड हो, चाहे वो लर्नर से रिलेटेड हो, चाहे वो सपोर्ट मटेरियल से रिलेटेड हो, कौन सा फैक्टर्स जो है टीचिंग को अफेक्ट करेंगे, ठीक है, इसकी बात है। मेथड्स, क्या मेथड होगा, है ना, पढ़ाएंगे हम कैसे, ऑनलाइन ऑफलाइन, टीचर सेंटर्ड लर्नर, लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, क्या मेथड होगा, ठीक है, उसकी बात करनी है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की बात करनी है, चाहे ट्रेडिशनल हो, मॉडर्न हो या आईसीटी बेस्ड हो। फिर इवैल्यूएशन सिस्टम कैसे होगा, जब आप टीचर बनते हैं तो आप किसी को पढ़ाते हैं तो उसका इवैल्यूएशन भी आपको करना पड़ता है। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं यूजीसी नेट, तो टेस्ट भी कौन लेगा? मैं लूंगा, और टेस्ट करने के बाद इवैल्यूएशन कौन करेगा? मैं करूंगा, है ना। तो ये बातें आपको टीचिंग में पढ़नी है। उसके बाद रिसर्च, रिसर्च होता क्या है ना, रिसर्च के टाइप्स कितने तरीके होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे। मेथड्स क्या, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, ये सारी बातें हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़नी है।
प्रोसेस क्या होता है रिसर्च का, कैसे हम रिसर्च करेंगे, वो प्रोसेस को हमको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। वो प्रोसेस जो होता है उसी से आप रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने का प्रोसेस मतलब रिसर्च, है ना जी। रिसर्च एथिक्स का ध्यान रखना पड़ता है, कहां हम एप्लीकेशन करेंगे आईसीटी का रिसर्च में, वो भी पढ़नी है। फिर कॉम्प्रिहेंशन, एक 5, देखो कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा चीज है जिसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छा कॉम्प्रिहेंशन जाएगा। कम्युनिकेशन वेरी वेरी फ्री का यूनिट, मतलब 5 क्वेश्चंस आपको इससे बनने ही चाहिए क्योंकि इतना इजी यूनिट है। पूछा गया है कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, इसकी चर्चा करनी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या हम नॉर्मली अपनी बात लोगों तक पहुंचा दें, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, या फिर हम अपनी बात पहुंचाने के अलावा उसका फीडबैक ले, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। तो इसकी चर्चा हमें करनी है। कम्युनिकेशन, उसका क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करनी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं, इसकी चर्चा करनी है। मैथ्स में जो हम जिसे शुरू करने वाले हैं वो है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फ्रैक्शन, टाइम डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट, है ना। तो हम लोग शुरू करेंगे परसेंटेज के साथ में, ठीक है जी। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग को 2 पार्ट में बांट दिया गया है, एक तो ये और दूसरा इंडियन लॉजिक, ठीक है। बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, है ना, जिसमें हमें लॉजिकल रीजनिंग में ये पढ़ना है मूड एंड फिगर, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, फॉर्मल एंड फॉर्मल फैलेसीज, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, है ना। ये सारा चीज पढ़ना है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ क्वेश्चन, ये सारी चीजें पढ़नी हमें है, ठीक है जी जी। आई, उसके बाद है डीआई। डीआई हम तब पढ़ेंगे जब हमारा मैथ्स ओवर हो जाएगा, मैथ्स ओवर हो जाएगा। उसके बाद है आईसीटी। आईसीटी में आपको पूरा इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, आईसीटी के डिजिटल इनिशिएटिव्स पढ़ने हैं, जनरल एब्रिविएशंस पढ़ना है ना, वो सारी चीजें पढ़नी है कंप्यूटर से रिलेटेड। नेक्स्ट है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसमें आधे से बच्चे क्या है, डर जाते हैं। इसमें आपको एसडीजी एमडीजी पढ़ना है, ह्यूमन के एनवायरमेंट इंटरेक्शंस पढ़ने हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज पढ़ने हैं, है ना। फिर आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है सर, ये सबसे बड़ा चीज जो पढ़ने वाली है आपका, कहां गया ये प्रोटोकॉल्स, क्या है प्रोटोकॉल्स, इंटरनेशनल एग्रीमेंट और एफर्ट्स, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें बहुत सिंपल तरीके से, अच्छे तरीके से हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करनी है कि एनिस्टेंट इंडिया के पहले क्या होता था, बाद में कैसे इवोल्यूशन हुआ हायर एजुकेशन का, ओरिएंटल, कन्वेंशनल और टेक्निकल जो है वो क्या एजुकेशन है, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात हमें करनी है। तो ये ओवरऑल आपका सब्जेक्ट का क्या रहा, सिलेबस रहा, और हम सिलेबस की शुरुआत मैथ से करने वाले हैं, ठीक है। यही है यूजीसी नेट, और कुछ भी नहीं है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, बस यही है यूजीसी नेट, और इसी से आपका क्या होगा, एग्जाम क्वालिफाई होगा। बस पैटर्न फॉलो करिए, बस तरीके से चलिए, है ना, बस आप अपने अप्रोच को फॉलो करिए, स्मार्टर स्टडी करिए, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं करिए कि भाई पड़े रहना है सिलेबस के पीछे। बहुत बच्चे को मैंने देखा है कि वो सिलेबस के पीछे बहुत भागते हैं कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आपको किसी भी टीचर पे पहले भरोसा करना होता है, भरोसा ये करना है कि जो वो पढ़ा रहे हैं एग्जाम में उसी से आएगा। ये भरोसा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं डेफिनेटली, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, क्योंकि उनको आइडिया है कि वो आपको क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे एग्जाम क्वालिफाई होता है। उन्होंने कई बार कर रखा है, जैसे मेरा एग्जाम खुद ही 5 टाइम्स नेट और जेआरएफ है एक टाइप, है ना, टोटल 6 टाइम्स क्वालिफाई किया मैंने इस एग्जाम को। तो ये बातें आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसी टीचर का एक्सपीरियंस आपके लिए कितना काम करता है, ठीक है। चलिए, तो आज का ये इंट्रोडक्शन क्लास था ओवरऑल, है ना। हम कल से शुरुआत करते हैं मैथ्स का, और उसके बाद जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब हम शुरुआत करेंगे किसकी, शुरुआत करेंगे पेपर 2 की। अभी एक चीज और इंफॉर्मेशन दे दूं कि आपका जो टेस्ट है, जो जून वाले बैच हैं, उसका जो टेस्ट है हर संडे 3 घंटे का 3 आवर्स का टेस्ट होने जा रहा है, और वो टेस्ट आपके नेट वाला भैया ऐप पर होगा, तो वो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।